स्टूडेंट, और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं होंगी, उनको समझना स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल जो पेपर में आती हैं, ज़्यादातर पेपरों में आ चुकी हैं, उन्हीं रिएक्शंस को, उन्हीं अभिक्रियाओं को हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों को समझने वाले हैं। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में सबसे पहला क्या है? ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण समझने वाले हैं। तो पहले इससे पहले मैं बता देता हूँ, सभी को वैसे तो पता होगी कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है। तो क्लोरोफॉर्म एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एक निश्चेतक का काम करता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CH3, जो निश्चेतक का काम कर, निश्चेतक यानी कि एक तरह से बेहोशी कारक, बेहोश करने वाला, जो आपने मूवीज में देखा होगा, फिल्मों में, कि एक रुमाल लेते हैं और उस पर क्लोरोफॉर्म डाल के ऐसे कर देते हैं तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो यानी एक तरह से क्लोरोफॉर्म निश्चेतक का कार्य, बेहोशी कारक का काम करता है। इसी तरह आयोडोफॉर्म भी होता है, CHI3। अगर I आएगा तो आयोडोफॉर्म है और Cl आएगा तो क्लोरोफॉर्म, क्योंकि I मतलब आयोडीन यानी आयोडोफॉर्म, Cl यानी क्लोरीन यानी कि क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों सब समझेंगे सबसे पहले ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में सबसे पहले देखो, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण मतलब कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम ऑक्सीजन से करेंगे। ठीक है। एक और बात बता दूं कि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण है, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड में आएगा। किसी के भी रासायनिक गुण हो, जैसे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण है तो वो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में उसको रखेंगे। और बनाने की विधि होती है, जैसे क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि होती है तो वो हमेशा राइट साइड में रखी होता है, मतलब राइट साइड में आता है, बनता है ना, कि बन के राइट साइड में आएगा। तो चलते हैं इसकी रासायनिक गुण पर। तो ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म को यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए, क्लोरोफॉर्म को यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए, क्लोरोफॉर्म में और वायु यानी हवा में उसको खुला छोड़ दिया, और प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। क्लोरोफॉर्म को यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो यह प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तो आ रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्रता से क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन उसमें लग जाती है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और एक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। और स्टूडेंट सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि फॉस्जीन जो गैस है वो एक बहुत ही जहरीली गैस होती है, विषैली गैस होती है। यानी कि अगर इसको स्मेल में, अगर सांस के साथ अगर अंदर ले लिया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मर सकता है व्यक्ति। तो समझ में आ गया होगा सभी को क्या है कि क्लोरोफॉर्म को यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है और एक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म रख लेंगे यहाँ पर, और ऑक्सीकरण करने के लिए नवजात ऑक्सीजन ले लिया हमने। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? H और Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया है यहाँ पे, और ऑक्सीकरण होगा तो ये ऑक्सीजन है ना H की जगह पर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? COCl2, क्योंकि देखो एक Cl तो H के साथ निकल गया, यानी कि Cl के कितने अणु बचेंगे यहाँ पे? कितने परमाणु बचेंगे? 2। यानी कि क्या हो जाएगा? COCl2 ये बचेगा अपना। तो यानी सबको समझ में आ गया होगा समीकरण। समीकरण क्या है? CHCl3 प्लस नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl के साथ निकल जाएगा और बचेगा क्या? कि COCl2 सभी को समझ में आ गया होगा। फॉस्जीन को हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। और एक और बात बता दूं स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन है एक और तरीके से भी आ सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाता है? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाता है? या फिर ऐसे भी आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन।
क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनाने की विधि लिखी है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है और फॉस्जीन का सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है CHCl3 और फॉस्जीन का सूत्र क्या होता है COCl2। तो अब अगले आसान बोर्ड पर बढ़ते हैं नाइट्रीकरण। तो स्टूडेंट नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। और नाइट्रिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हमेशा HONO2 में टूटता है। ठीक है, कभी भी नाइट्रीकरण करेंगे तो हमेशा HONO2 में इसको लिखेंगे। तो देखो नाइट्रीकरण करते हैं तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से की जाती है तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन बनता है। अब क्लोरोपिक्रिन का सूत्र भी सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये भी ओटी में पूछा जाता है। क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है CCl3NO2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C कितने वैलेंसी होती है 4 Cl लगा दिया, इधर भी Cl और इधर भी Cl और इस तरफ क्या लगाना है NO2 CCl3NO2। ये हमारा क्या है क्लोरोपिक्रिन। ओके फ्रेंड, तो अब क्लोरोपिक्रिन ले लिया, ये हमने ये क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का हम क्या कर रहे हैं नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करेंगे तो हमने बताया कि HNO2 को कैसे लिखना है HONO2। तो अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट की CHCl3 है और HONO2 यानी कि HNO3 से हम क्रिया करने वाले हैं। तो क्या होगा कि देखो यहाँ से H निकल के OH के साथ चला जाएगा, यहाँ से एक H निकल के किसके साथ चला जाएगा OH के साथ चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा H2O और यहाँ का जो C की एक जो वैलेंसी खाली हुई उससे कौन जुड़ जाएगा Na2 आके जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा CCl3NO2 अपना बचेगा। तो सभी को समझ में आया ये वाला रासायनिक गुण। ओके, कार्बेनैमिन अभिक्रिया और रीमर्टीमैन अभिक्रिया। स्टूडेंट ये दोनों जो अभिक्रिया हैं बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, क्योंकि दोनों में क्लोरोफॉर्म है CHCl3, दोनों में क्षार है। देखो इसमें भी QH है, इसमें NaOH है, बस अंतर क्या है इसमें प्राथमिक एमीन है और इसमें फिनॉल है। इसमें प्राथमिक एमीन है और इसमें फिनॉल है, दोनों में ये पहला अंतर है और दोनों से हम देखो क्लोरोफॉर्म और ये क्षार और ये भी क्षार। तो समझते हैं सबसे पहले कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया, प्राथमिक एमीन क्या होती है सभी को पता होगा, R1NH2 को हम क्या कहते हैं प्राथमिक एमीन। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और QH से कराई जाती है। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से कराई जाती है तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो दुर्गंध युक्त क्या बनते हैं आइसोसाइनाइड बनते हैं जिन्हें कार्बन एमीन कहते हैं। तो फ्रेंड समझते हैं, देखो R1NH2 क्या है प्राथमिक एमीन और CHCl3 क्या है क्लोरोफॉर्म और ये क्या है अपना क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QH। तो अब देखो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें, प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और क्षार। प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और क्षार। तो क्या है कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से कराई जाती है, प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से के OH से कराई जाती है तो हमें अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं जिन्हें हम कार्बन एमीन कहते हैं। तो इसका समीकरण समझ लेते हैं। प्राथमिक एमीन क्या होता है R1NH2 और क्लोरोफॉर्म CHCl3 और QH 3QH। तो क्या होगा कि देखो सबसे पहले R और C, R1N1C ये तीनों निकल जाएंगे यहाँ से, R1N1C
क्योंकि हमें आइसोसाइनेट चाहिए ना, क्योंकि देखो CN क्या होता है साइनाइड, CN क्या होता है साइनाइड, और N बॉन्ड C यानी इनको पलट दें, N को आगे कर दें और C को पीछे कर दें, तो N बॉन्ड C क्या हो जाता है आइसोसाइनाइड। और भोपाल में एक बार गैस त्रासदी हुई थी शायद, उसमें सुना होगा आपने, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे, और अभी भी शायद उस गैस का प्रभाव है। भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, एक बड़ा सा प्लांट था, उसमें से गैस रिलीज हो गई थी। तो स्टूडेंट, प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से कराई जाती है, तो हमें अत्यंत द्रव्ययुक्त पदार्थ मेथिल एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो क्या है रिएक्शन कि R बॉन्ड N और C, R N और C यानी एल्किल आइसोसाइनाइड निकाल दिया हमने, R N और C निकल गया। अब बचेगा क्या यहाँ पर, देखो ये H के दो अणु बचेंगे, यहाँ पे H का एक अणु यहाँ पे है और H के 3 अणु यहाँ पर है। तो सबसे पहले एक काम और करते हैं कि पोटेशियम क्या होता है धनायन और Cl क्या होता है ऋणायन। तो पोटेशियम किसको लेकर चला जाएगा, Cl को लेकर चला जाएगा, तो यानी कि 3K और 3Cl क्या हो गया 3KCl। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि बचेगा क्या कि 3 ऑक्सीजन बचे, यानी 3 ऑक्सीजन बचेंगे और 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 4 और 2 6। अब ध्यान से सोचकर बताओ कि 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 3H2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। सभी को समझ में आया। एक बार और समझते हैं इसको कि सबसे पहले क्या लेना है हमें, R बॉन्ड NH2 यानी कि प्राथमिक एमीन, और फिर क्या लेना है क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, और फिर क्या लेना है कोई भी क्षार ले सकते हैं, हमने 3KOH ले लिया। तो जैसे इन तीनों को गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, R बॉन्ड N बॉन्ड C हम पहले ही निकाल देते हैं, R बॉन्ड N बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C पहले निकाल दिया। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा 3K 3Cl के साथ चले जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 3KCl। अब बचेगा क्या 2H ये 1H ये 2 और 1 3 और 3 6, कितने H बचे 6H और O कितने बचे 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3H2O। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समीकरण क्या है एक बार और समझते हैं समीकरण की। R बॉन्ड NH2 क्या है समीकरण, R बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH क्या बनेगा 3KCl प्लस 3H2O प्लस R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। सभी को समझ में आ गया होगा समीकरण। अब आते हैं हम रिवर्टियन, एक बार और लिख देते हैं इसको, R बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 सभी बताएंगे। इसके बाद क्या आएगा 3KOH, इसके बाद क्या आएगा 3KCl प्लस 3H2O प्लस R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये उपसर्ग होगी बंद। ओके, अब आते हैं रीमन अभिक्रिया पर। तो दोनों लगभग सेम है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। इसमें प्राथमिक एमीन ली है और इसमें फिनॉल ली है, तो क्लोरोफॉर्म सेम है और यहाँ पे QH है और यहाँ पे NOH सेम दोनों लिए हैं हमने। तो रीमन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सांद्र क्षार से की जाती है, जब फिनॉल, तो इसमें क्या बोल रहे थे प्राथमिक एमीन की क्रिया, इसमें क्या बोल रहे थे प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से कराई जाती है, और इसमें क्या बोलेंगे फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सांद्र क्षार से कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म और सांद्र क्षार से सेम ही है ना। इसमें प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से हो रही थी, इसमें फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सांद्र क्षार से कराई जाती है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब पूछोगे सर ये क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, तो देखो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पे है हाइड्रोक्सी, OH यानी हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजेल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका एक और नाम है सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड पूरा इसका नाम है, जिसमें बेंजीन में OH भी लगा हो, फिनोल समूह जुड़ा हो और एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो रीमेडिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म और SN4 से कराई जाती है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे रीमेड अभिक्रिया कहते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसकी अभिक्रिया जान लेते हैं। अभिक्रिया को समझते हैं कि ये फिनॉल रख लिया सबसे अपन ने फिनॉल तो सभी जानते होंगे, जो हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, पोछा वगैरह लगता है, तो जो पोछा लगता है वो किससे लगता है, फिनॉल से, और जिसकी तीव्र गंध आती है। और ये क्लोरोफॉर्म तो सभी ने समझ ही लिया, क्लोरोफॉर्म, और ये सांद्र क्षार पहले ही बता चुका हूँ, OH मतलब की क्षार, ठीक है, OH जिसमें भी जुड़ा होगा वो क्या हुआ, क्षार। तो अब यहाँ पे फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराने वाले हैं हम। तो इसमें क्या होगा कि सभी को पता होगा कि 3Na किसको लेकर चले जाएंगे, Cl को, तो 3Cl को, 3Na 3Cl के साथ चले जाएंगे, यानी क्या बचेगा, 3NaCl। और एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 3 है वो इसका भी है और इसका भी है, तीनों का होता है। 3Na है, 3O है और 3H है, ठीक है। तो 3Na तो निकल गया, लेकिन 3O बचेंगे और 3H बचेंगे, 3O बचेंगे और 3H बचेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो फिनॉल है वो ऐसा है, देखो यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पे होगा क्या, बचेगा क्या कि यहाँ पे 3 तो O है और 3H है, तो क्या होगा कि CHO यहाँ से निकल जाएगा और इसमें यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO, यहाँ से C निकल गया और यहाँ से H और एक OH निकल गया, तो CH जुड़ गया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे एक H बचा, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक H बचा और यहाँ पे O कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना, और यहाँ पर H कितने बचेंगे, 2, ठीक है, यहाँ पे H 2 बचेंगे, तो 2 ये। और एक और बात कि यहाँ पर जैसे किसी की भी अभिक्रिया होती है तो यहाँ से एक H निकलता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि देखो जो C है ना, C यहाँ से और ये O, ये C और O दोनों निकलेंगे, ये C निकलेगा और ये O निकलेगा, ये दोनों आकर यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता होगा कि H होता है, तो यहाँ पर H पहले से मिल जाएगा, तो C H और O, C H और O तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, CHO। समझ में आ गया सभी को। और बचेगा क्या, यहाँ पे एक H ये और 3 H ये, 4 H और 2 O, यानी कि क्या हो जाएगा 2H2O। सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से दोनों लगभग सेम अभिक्रिया है। इसको एक और बार समझ लेते हैं। क्या होगा कि फिनॉल लेंगे सबसे पहले, तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। फिर इसके बाद क्या लेंगे, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, और क्षार के कितने अणु लेंगे हम, 3NaOH। तो जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, 3Na 3Cl के साथ चले जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 3NaCl। अब क्या बचेगा, अब ये फिनॉल में कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपके फिनॉल में एक C निकल के आएगा और एक O निकल के आएगा, एक C और एक O। तो यहाँ पे एक H तो पहले से होता है ना, वो निकल के क्रिया कर लेगा, तो जैसे क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा CHO। अब बचेगा क्या, 2 O बचेंगे ना, यहाँ पर एक निकल गया, और 3H और एक H 4H, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। उम्मीद है सबको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों अभिक्रियाएं, ये दोनों ही 12th के एग्जाम में, केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं और पेपरों में जरूर आती हैं। तो अब जी 2 रासायनिक गुणों को और समझ लेते हैं कि सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अभिक्रियाएं हैं वो
अलग अलग तरीके से भी आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि कैसे बनाओगे, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन। ये तो बहुत बार आ चुका है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन, क्लोरीटॉन। तो इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से भी समझ लेते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम सिल्वर चून से करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म के दो अणु ले लिए हमने, क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3, और इसके हमने दो अणु ले लिए और इसकी क्रिया कैसे करेंगे, सिल्वर अणुओं से करेंगे। तो सभी को पता होगा सिल्वर पर एक धनायन होता है और क्लोरीन पर क्या होता है, एक ऋणायन। यानी कि सिल्वर के 6 अणु हैं और Cl के कितने, 3 ही हैं और 3 ही हैं, यानी 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। यानी कि 6 अणु क्लोरीन के Ag के साथ चले जाएंगे, 6 अणु क्लोरीन की किसके साथ चले जाएंगे, सिल्वर के साथ चले जाएंगे। यानी कि हो जाएगा 6AgCl, 6AgCl यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पर बचेगा CH और यहाँ पे बचेगा CH, यानी कि क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन गैस या एथाइन गैस कहते हैं हम इसको, एथाइन। एथाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आइन सबने पढ़ा होगा, एन इन आइन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। और 2 कार्बन है इसलिए एच, C2 को क्या बोलते हैं, एच, एथाइन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, बताओ एक बार और समझेंगे कि क्लोरोफॉर्म से एथाइन या एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म ले लेंगे यहाँ पे CaCl3 प्लस 6AgCAg, और क्लोरोफॉर्म का एक और अणु ले लिया हमने, ये तो क्लोरोफॉर्म के दोनों की क्रिया 6Ag यानी सिल्वर से करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, 6Ag किसको लेकर निकल लेगा, क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, 6AgCl, पूरे 6 Ag अणु, पूरे 6 Cl अणुओं को लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH, और यहाँ पे क्या बचेगा, CH, यानी क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन गैस बन जाएगी। ओके, अगली समझते हैं संघनन अभिक्रिया। ये सबसे ज्यादा मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कैसे प्राप्त करते हैं क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन बनाना है, तो सबसे पहले देखो हमको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है और क्लोरीटॉन का सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र तो जानते ही हैं सब, और क्लोरीटॉन का सूत्र क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, और इसमें 2 तरफ जुड़ा होगा CH3 क्लोरीटॉन का सूत्र है। कार्बन में 2 तरफ क्या जुड़ा होगा, CH3 एक तरफ जुड़ा होगा OH और एक तरफ जुड़ा होगा CCl3। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एसीटोन ले लिए, सबसे पहले हमने एसीटोन का सूत्र तो सभी जानते होंगे, CH3COCH3, अगल बगल CH3 और बीच में CO, इधर उधर क्या है CH3 और बीच में क्या है CO। तो ये देखो अगल बगल क्या है CH3 और बीच में क्या है CO। तो जैसे ही एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरीटॉन प्राप्त हो जाएगा। और ये अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि ये दोनों अणु संघनित हुए हैं, जुड़ गए हैं, तो तीसरा पदार्थ बनाए नहीं, एक ही पदार्थ बना है। योगात्मक अभिक्रिया है, संघनन अभिक्रिया है। तो कैसे बनाएंगे, देखो CH3 तो ऐसे भी ऐसे है, सेम, C भी ऐसा कैसा है, ये देखो CH3C बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, तो इस तरह से टूटेगा, ये टूटा, तो यहाँ पे एक O का हाथ फ्री होगा और एक C का हाथ फ्री होगा। तो O के हाथ से कौन जुड़ गया, H आके और O से ज्वाइंट हो गया, यानी क्या हो गया OH। और नीचे जो C का हाथ फ्री हुआ उससे कौन जुड़ गया, CCl3 आके C से जुड़ गया, यानी कि क्या हो गया CCl3। अगर होगा सभी को समझ में, एक बार और समझा देता हूँ क्या है, एक बार और बताएंगे, सब दोहराएंगे कि क्या लेना है हमें, एसीटोन CH3C O और ये CH3, अगल बगल CH3 और बीच में क्या है CO, और प्लस क्लोरोफॉर्म से बनाना है क्लोरीटॉन, तो क्लोरोफॉर्म तो भाई लेना पड़ेगी,
ये ले ली क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जैसे आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू तो लेना पड़ेगी ना। अब देखते हैं आगे, क्लोरीटोन का सूत्र कैसे बनेगा, CH3 ये CH3 और ये C। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक H O से जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा OH, और जो बचेगा क्या CCl3 वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। ओके, ये थे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, और अब नई अभिक्रियाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।